स्टूडेंट्स, दिस इज वीडियो नंबर 12 ऑफ वेव्स और इसके अंदर हम एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज डॉपलर इफेक्ट। दिस इज एक्वास्टिक डॉपलर इफेक्ट, मतलब कि डॉपलर इफेक्ट इन साउंड वेव्स। क्योंकि डॉपलर इफेक्ट जो है वो लाइट वेव्स में भी देखने को मिलता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी देखने को मिलता है, लेकिन अभी हम अपनी इस वीडियो को रिस्ट्रिक्ट करेंगे एक्वास्टिक डॉपलर इफेक्ट में, यानी कि साउंड वेव्स के डॉपलर इफेक्ट में। उसके अंदर मैं आपको बताता हूँ, डॉपलर इफेक्ट के लिए आपको एक साउंड सुनाता हूँ, उसको आप ध्यान से सुनोगे और उसको फील करोगे कि उसमें क्या चेंजेस आप ऑब्जर्व कर रहे हो। जब ये साउंड आ रही है स्टार्टिंग में तो बड़ी पतली पतली साउंड आ रही है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, जैसे लास्ट में गई तो कोर्स हो गई। दोबारा सुन लो, देखो ये लाउडनेस को नहीं देखना है, फ्रीक्वेंसी को देखना है। फ्रीक्वेंसी मतलब पिच को देखना है आपने। पिच को देखने का मतलब होता है कि पहले जो साउंड है वो बहुत उसकी हाई फ्रीक्वेंसी है। हाई फ्रीक्वेंसी मतलब हाई पिच। हाई पिच का मतलब हो गया थोड़ा सा पतली साउंड रहती है। जो हाई पिच साउंड रहती है वो थोड़ी पतली साउंड रहती है, जैसे और जैसे जैसे वो दूर जाती है तो उसकी वो कोर्स होती जाती है, भारी आवाज होती जाती है। आप दोबारा से एक बार सुन लो, ये देखो, ये ये आवाज चेंज हो रही है। आवाज की लाउडनेस पे मत जाओ, ये आवाज चेंज हो रही है। मतलब यू आर स्टैंडिंग ऑन द साइड ऑफ द रोड और एक फास्ट मूविंग एम्बुलेंस आपको क्रॉस करके गई है और उसकी आवाज है ये जो मैंने आपको बताई। दिस इफेक्ट, दिस चेंज इन फ्रीक्वेंसी, जो साउंड वो क्रिएट कर रहा है सोर्स, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं कर रहा है, उसकी चेंज नहीं हो रही, बट ऑब्जर्वर जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी को सुन रहा है वो चेंज होती हुई उसको नजर आ रही है। वो चेंज क्यों होती है? दिस इफेक्ट इज कॉल्ड डॉपलर इफेक्ट, जिसको हम डिटेल में यहां डिस्कस करने वाले हैं। इफ अ वेव सोर्स, मतलब वेव सोर्स हो गया जो वेव्स निकालता है, साउंड वेव्स निकालता है सोर्स, उसको हम बोलेंगे वेव सोर्स। एंड अ रिसीवर आर मूविंग रिलेटिव टू ईच अदर। अगर वो मूव कर रहे हैं रिलेटिव टू ईच अदर, मतलब या तो सोर्स मूव कर रहा है या तो ऑब्जर्वर यानी कि रिसीवर मूव कर रहा है, या दोनों मूव कर रहे हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड बाय द रिसीवर, the frequency observed by the receiver, that is f dash, represented by f dash, is different from the actual source frequency f. This phenomena is called Doppler effect. ये आपने यहां समझना है, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड डॉपलर इफेक्ट। ये हम अब इसको अच्छे से समझेंगे, क्या चल रहा है, इसकी और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए कुछ बातें ध्यान से सुनेंगे। देखिए, सबसे पहली बात ये कि जो सोर्स आपका, मैं अभी सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों को स्टेशनरी मान रहा हूं, तो ये आपका सोर्स है, एक पॉइंट सोर्स मैंने मान लिया, मान लो, ठीक है, कैसा भी सोर्स हो सकता है। और यहां से इसने वेव्स निकालना शुरू किया। वेव्स को दिखाने का तरीका ये रहता है, मैं आपको बता देता हूं। ये देखो, कंप्रेशंस और रेयर फ्रैक्शंस का मिक्सचर। ये वेव्स कौन निकाल रहा है? ये वेव सोर्स निकाल रहा है, ये वेव सोर्स निकालता है, ठीक है। ये आपने सब समझना है, ठीक है। ये कंप्रेशंस और रेयर फ्रैक्शंस हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से ये सारी वेव्स ऐसे जा रही है और यहां पे आपका ऑब्जर्वर है, वो भी अभी मान लो स्टेशनरी है, और वो ये रिसीव करता है। ये जो इसके आगे बढ़ने का, ये रेयर फ्रैक्शंस और ये सब जो आगे बढ़ रही हैं, इनकी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी है। दैट पर्टिकुलर वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय v, ठीक है। मीडियम में से जाने का, वो मीडियम की प्रॉपर्टी है। वेलोसिटी ऑफ दीज वेव्स इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मीडियम। मीडियम आप चेंज कर नहीं रहे हो अभी, मीडियम के साथ अभी हम नहीं चेंज कर रहे, इसलिए आपने पहली बात ये समझी कि ये जो वेव्स आगे बढ़ रही हैं, अच्छा, दो सक्सेसिव रेयर फ्रैक्शंस, ये कंप्रेशंस के बीच का डिस्टेंस या रेयर फ्रैक्शंस के बीच का डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? लैम्डा, ठीक है। तो अब हम क्या देख, दोनों चीजें अगर स्टेशनरी हैं, सोर्स भी स्टेशनरी है और आपका ऑब्जर्वर भी स्टेशनरी है, तो हम इस तरह से लिखेंगे फ्रीक्वेंसी जनरेटेड और क्रिएटेड, और जो भी है,
बाय सोर्स इज इक्वल टू किसके बराबर होगी? एफ इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन लैम्डा, वेलोसिटी अपॉन लैम्डा। ये तो उसने जनरेट की, किसने? सोर्स ने। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि जो मैं सुन रहा हूं, तो दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड बाय और रिसीव्ड बाय रिसीवर और ऑब्जर्वर, कुछ भी बोल लो इसको, कई बुक्स ऑब्जर्वर लिखती हैं, कई रिसीवर लिखती हैं। ऑब्जर्वर इज इक्वल टू वेलोसिटी, तो वही है, नहीं सॉरी, वेलोसिटी इज इक्वल टू, इसको अच्छे से लिखते हैं, इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द वेव्स, अच्छे से, यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इसको अच्छे से लिख रहा हूं, वेलोसिटी ऑफ द वेव्स रिसीव्ड बाय ऑब्जर्वर अपॉन वेवलेंथ ऑफ द वेव्स रिसीव्ड बाय ऑब्जर्वर। पूरा मैं लिख रहा हूं जानबूझ के कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, ये मैंने पूरा लिख दिया, ठीक है। फ्रीक्वेंसी तो सोर्स की प्रॉपर्टी है, इसलिए सोर्स ने जो क्रिएट की फ्रीक्वेंसी वो तो उसने क्रिएट की, ठीक है, लेकिन हमने उसको क्या देखा वो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है वर्ड जो मैंने अभी लिखा। अब इसको समझते हैं जरा अच्छे से कि किस तरह से ये सब काम चलता है, और हम इसको समझते हैं। इसको पहला पार्ट हम लिख लेते हैं इसमें, क्या? व्हेन सोर्स इज स्टेशनरी, सोर्स इज एट रेस्ट एंड ऑब्जर्वर मूव्स। सोर्स इज एट रेस्ट एंड ऑब्जर्वर मूव्स। देखो मैंने पहला ये केस ले लिया कि सोर्स मूव कर रहा है और ऑब्जर्वर रेस्ट पे है। पहले इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने यही वाला केस आपके लिए लिया। इसको जरा अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। सोर्स, मान लो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। सोर्स जो है वो 2 वेव्स निकाल रहा है पर सेकेंड, 2 वेव्स निकालता है पर सेकेंड। हर वेव 2 सेकेंड के बाद वो एक वेव निकालता है, ठीक है। और यहां पे जो वेव्स के आगे बढ़ने की वेलोसिटी है, दैट इज, आपको मालूम है साउंड वेव्स हैं तो लगभग 300 मीटर पर सेकेंड ले लेता हूं, ठीक है। लगभग 332 होता है एग्जैक्ट, लेकिन हमने 300 मीटर पर सेकेंड ले लिया, ठीक है। 300 मीटर पर सेकेंड ले लिया। ये हमारा यहां ऑब्जर्वर है, ठीक है। अब हम समझेंगे इसको कि किस तरह से ये चलेगा। और जो सोर्स है वो चल रहा है 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, वो 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आगे चल रहा है। काफी तेज ले ली मैंने स्पीड, चलो कोई बात नहीं। अब ये आगे चलें। अब हो क्या रहा होता है, देखो आप समझेंगे इस बात को। हमारा जो सोर्स है उसने हमारी वेव निकाल, एट टी इक्वल टू 0 लेते हैं, एट टी इक्वल टू 0, एट टी इक्वल टू 0 सोर्स ने एक वेव निकाली, ठीक है। एट टी इक्वल टू 0 ये सोर्स ने एक वेव निकाली, ये टी इक्वल टू 0 पे था और यहां हमारा सोर्स है। सोर्स वही है जहां वेव है पहली, ये हमारा सोर्स, यहां पे वेव निकाली, ये एक वेव निकाली और ये आ गया आपका इधर। फिर मैंने बोला कि t इक्वल टू हाफ सेकेंड, आधे सेकेंड के बाद क्या होगा, क्योंकि वो 2 वेव्स निकालता है 1 सेकेंड में, इसलिए मैंने हाफ सेकेंड लिया। तो क्या होगा, देखो ध्यान से, मैं आपको समझाता हूं इस बात को। तरह इस बात को अच्छे से अंडरस्टैंड करना होगा। क्या होगा, ये कि जो आपकी ये वाली वेव है ना, ये आगे बढ़ जाएगी, ये वाली वेव ने आगे जाना है, आधे सेकंड के बाद इसने भी एक डिस्टेंस ट्रेवल करना है। और वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी, वो वेलोसिटी मैंने आपको दी है, 300 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये वेव्स आगे चल रही हैं, ठीक है। तो ये वाली वेव जो है वो यहां पहुंच जाएगी कहीं आगे, ठीक है। इस बात को अंडरस्टैंड किया हमने। टी इक्वल टू हाफ सेकेंड के बाद ये वेव आगे बढ़ गई, कितना कितना आगे बढ़ गई, ये बढ़ गई यहां से यहां तक। ये डिस्टेंस जो है ये पहले यहां थी, अब यहां पे पहुंच गई। ये जो वेव उसने टी इक्वल टू 0 सेकेंड पे निकाली थी, ये 150 मीटर आगे निकल गई, क्योंकि 300 मीटर पर सेकेंड है। आधे सेकेंड में वो कितना चलेगी, 150 मीटर, ठीक है। ये आ गया। लेकिन सोर्स भी आधे सेकंड में थोड़ा आगे बढ़ गया होगा, क्योंकि वो भी तो 100 मीटर की पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है। तो वो सोर्स जो आगे बढ़ा, वो सोर्स कहां पहुंच गया, सोर्स यहां पहुंच गया कहीं, कितना, 50 मीटर। कितना आगे चला गया, 50 मीटर।
ये आ गया 50 मीटर। इस बात को अच्छे से जरा अंडरस्टैंड करना, ठीक है। 50 मीटर आया और आधे सेकंड के बाद उसने एक और वेव निकाली, आधे सेकंड के बाद उसने एक और वेव निकाली, और अगली वेव जो है वो किसी और कलर की ले लेते हैं, ये एक और वेव निकाली, ये लो भाई एक और वेव आ गई, ठीक है। अब इन दोनों कंप्रेशंस के बीच का डिस्टेंस कितना आया, 100 मीटर। कितना आया, 100 मीटर, क्योंकि सोर्स भी आगे बढ़ गया, क्योंकि सोर्स भी आगे बढ़ गया। जब आपको मैंने पहले केस बताया था तब ये सोर्स वेव्स निकाल ही जा रहा था, ठीक है, वेव्स, क्योंकि सोर्स स्टेशनरी था और हमेशा जब भी डिस्टेंस आता था इनके बीच में तो कितना आता था, लैम्डा ही आता था। लेकिन यहां पे क्या हुआ, यहां पे हमारा जो सोर्स है वो आगे बढ़ गया, कितना, 150। अब इनके बीच में कितना डिस्टेंस रह गया, 100 मीटर। एक और बात, एक और टाइम पीरियड ले लो आप, एक और टाइम पीरियड ले लो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्या कि t इक्वल टू 1 सेकेंड पे क्या होगा, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे देखने हैं, अच्छे से देखेंगे किस तरह से क्या होगा। ये वाली वेव जो है, ये वाली, ये और आगे चली जाएगी 150 मीटर ना, ये और आगे चली जाएगी 150 मीटर, ये यहां पहुंच जाएगी कहीं 150 मीटर आगे चली गई। थोड़ा पीछे ले लेते हैं, ये डिस्टेंस कितना लिया आपने, 150 मीटर, ये 150 मीटर आगे चली गई आधे सेकंड और के बाद, जो सबसे पहली वेव हमने t इक्वल टू 0 पे निकाली थी। ये 150 मीटर यहां से आगे चली गई, ठीक है। ये वाली भी 150 और आगे चली जाएगी, ठीक है, क्योंकि स्पीड तो इसकी वेव्स की जो आगे बढ़ने की स्पीड है वो तो 300 मीटर पर सेकंड है ही है, तो ये भी आगे चली गई, ये आगे चली गई, तो ये कहां पहुंची, 150 आगे करो, इसको 150 आगे करोगे तो यहां आएगा। ध्यान से देखो 150 कहां आएगा, ये 100 है इन दोनों के बीच का गैप, तो 150 यहां आएगा, यहां आया, ठीक है। अब देखो, अब तीसरी वेव एक और निकालनी है सोर्स ने, लेकिन सोर्स और आगे बढ़ गया, सोर्स कहां पहुंच गया, यहां, ये सोर्स की पोजीशन, ये सोर्स आगे बढ़ गया है। अच्छे से समझना है इस बात को, इतना आपने एग्जाम में लिखना नहीं है, सिर्फ आपकी समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, इस अंडरस्टैंड करने के लिए डॉपलर इफेक्ट को। तो सोर्स कहां पहुंच गया, सोर्स ये यहां पहुंच गया, ठीक है। और यहां पे आके इसने एक और वेव निकाली, उसका कलर अलग कर देते हैं, उसने आके यहां पे एक और वेव निकाली, ये, ठीक है। अब ये डिस्टेंसेस देखो, ये डिस्टेंस 100 है, यानी कि जब सोर्स आगे बढ़ रहा होता है ना, जब सोर्स आगे बढ़ेगा, ये भी 100 है, और यही आपका लैम्डा होता है। इसको हम लैम्डा डैश बोलेंगे क्योंकि वेवलेंथ चेंज हो गई, ठीक है। अगर वो स्टेशनरी रहता तो वेवलेंथ कितनी रहनी थी, 150, लेकिन स्टेशनरी नहीं होने की वजह से वेवलेंथ कितनी आ गई, 100 मीटर। कितनी आ गई, 100 मीटर। तो हम क्या लिखेंगे, इस चीज को इस तरह से अंडरस्टैंड करेंगे हम इसको, व्हेन source is stationary with respect to observer, when source is stationary with respect to observer, then wavelength lambda is equal to, then wavelength lambda is equal to क्या आता है, then wavelength lambda is equal to आता है आपका v अपॉन एफ। चेक भी कर सकते हो आप, v अपॉन एफ। v कितना था आपने, 300 लिया, 300 अपॉन फ्रीक्वेंसी कितनी ली है, 2 ली है, 2 वेव्स पर सेकंड बोला है ना आपने, तो इसलिए क्या आएगा, 300 अपॉन 150 आना था अगर स्टेशनरी होता तो, ठीक है। बट व्हेन, अब ध्यान देना, व्हेन सोर्स इज मूविंग विद वेलोसिटी, देखो पूरा लिखना है, विद वेलोसिटी vs टूवर्ड्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, टूवर्ड्स ऑब्जर्वर, देन वेवलेंथ लैम्डा डैश विल बी इक्वल टू देखो v माइनस वी एस अपॉन एफ, क्योंकि उतने पीरियड में वो भी आगे बढ़ गया, ठीक है। वेवलेंथ कम क्यों हुई, क्योंकि ये भी 50 मीटर आगे बढ़ता गया,
ठीक है। तो इसलिए फी वी माइनस वी एस अपॉन एफ, उसी टाइम पीरियड के अंदर उसने भी कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, एक, ठीक है ना। इस एक हाफ सेकंड के अंदर उसने क्या निकालता था, एक एक वेव निकालता था। एक वेव को निकालने में कितना हाफ सेकंड लगता था, उतने हाफ सेकंड में वो भी आगे बढ़ गया कितना, 50 मीटर। तो 50 मीटर आगे बढ़ा, तो इसलिए क्या आ गया, वी माइनस वी एस अपॉन एफ आ गया आपका लैम्डा डैश। ठीक है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, ठीक है, हम क्या लिखेंगे, जब ये लैम्डा डैश आ गया वी माइनस वी एफ अपॉन एफ, अब यहां से हम एक चीज लिखेंगे इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके कि लैम्डा डैश, अब हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड बाय रिसीवर, इसको अपरेंट फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, एफ डैश विल बी इक्वल टू वेलोसिटी जो उसको मिल रही है वेव्स की, वो तो वही रहे, वो तो वी है, वेलोसिटी ऑफ द वेव्स थोड़ा चेंज हो रही है ऑब्जर्वर के लिए, वो तो वही आ रही है 300 मीटर पर सेकेंड से, अपॉन लैम्डा डैश। तो आंसर आ गया वी अपॉन ये वी माइनस वी एस इंटू एफ। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया क्या, कि एफ डैश अपरेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वी माइनस वी एस अपॉन वी एस इंटू एफ। ठीक है, तो अब एक चीज और, अभी तो हमने ऑब्जर्वर को कहां लिया था, टूवर्ड्स वाला, अगर अवे होता तो इसलिए अवे, सिमिलरली इफ सोर्स is moving away from observer, तब f डैश किसके बराबर आएगा, v अपॉन v प्लस एफ एस हो जाएगा इंटू एफ। ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा f डैश का। तब तो जनरल हमने क्या लिखा, इन जनरल हमारे लिए क्या फॉर्मूला बन गया, एफ डैश इज इक्वल टू, सोर्स मूव कर रहा है जब, v अपॉन v माइनस प्लस या प्लस माइनस जो भी लिखना है आपने, वी एस इंटू एफ। ये हमारा इसका बन गया, पहला केस हमारा खत्म हुआ जब सोर्स मूव कर रहा था। ये आपने बात इसकी समझी, यहां से हमने इसको ये वाला फॉर्मूला हमने वेलोसिटी ऑफ द वेव्स रिसीव्ड बाय द ऑब्जर्वर वो यही लगाया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये जो आपने अंडरस्टैंड किया कि वेवलेंथ कितनी रिसीव करता है, वो इसके हिसाब से हमने निकाल लिया। अब ये सेकंड केस आ गया यहाँ पे, जब ऑब्जर्वर मूव कर रहा है और सोर्स स्टेशनरी है। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखो इसमें ये सोर्स है आपका, ये यहाँ से ये मैं इसकी कंप्रेशंस बना रहा हूँ, सिर्फ रेयर फ्रैक्शंस नहीं बनाए, बीच में डिस्टेंस बराबर रखना है आपने, ये डिस्टेंस चेंज नहीं करना है आपने। ठीक है, तो ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होता है दैट शुड बी लैम्डा, ये भी लैम्डा है, ये भी लैम्डा है, ये हर जगह लैम्डा है, डिफरेंट नहीं है। और यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है जो मूव कर रहा है विद सम वेलोसिटी वी ओ टुवर्ड्स दीज, देखो सोर्स, देखो एक बात समझनी है आपने, सोर्स मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब लैम्डा चेंज नहीं होगा इस बार, वी भी चेंज नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं कर रही, वी मीडियम की प्रॉपर्टी है, वी तो मीडियम की प्रॉपर्टी है कि ये कितनी ज्यादा आगे बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी सोर्स की प्रॉपर्टी है, सोर्स स्टेशनरी है, इसलिए जो आपका लैम्डा है दैट विल रिमेन कांस्टेंट फॉर ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर के लिए लैम्डा कांस्टेंट रहेगा, लेकिन चेंज क्या होगा, एज इट इज मूविंग टुवर्ड्स दीज वेव्स। ठीक है, आप इसको ऐसे फील कर सकते हो कि आपकी तरफ कोई एक कांस्टेंट रेट से बॉल्स फेंक रहा है, एक सेकंड में 5 बॉल्स फेंकता है। ठीक है, और आप स्टेशनरी हो तो यू विल रिसीव 5 बॉल्स पर सेकंड। लेकिन अगर आप भी आगे मूव करना शुरू कर दो उस सोर्स की तरफ जो आपकी तरफ बॉल फेंक रहा है, तो वो बॉल्स आपको जल्दी रिसीव करोगे आप। इसलिए इसमें केस में क्या होगा मैं आपको बताता हूं, द केस विल बी हियर कि फ्रीक्वेंसी of sound received by observer या receiver, ऑब्जर्व कुछ भी लिख दो आप, इज इक्वल टू
velocity of waves received by observer upon wavelength of the waves received by ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में देखो ना हर चीज की, उसको क्या वेलोसिटी मिली और उसको क्या, तो जो वेलोसिटी उसको मिली दैट इज v प्लस v नॉट एज इट इज मूविंग टूवर्ड्स द वेव्स अपॉन लैम्डा। अब जो लैम्डा है वो किसके बराबर है? लैम्डा विल बी इक्वल टू v अपॉन f। सो इट विल बी इक्वल टू, यानी कि एफ डैश होती है वो फ्रीक्वेंसी जो ऑब्जर्वर रिसीव करता है, वी कॉल इट एपरेंट फ्रीक्वेंसी भी इसको बोलते हैं, अपॉन v इंटू एफ। ठीक है, और ये किसके लिए था? ये किसके लिए केस पढ़ा हमने? अवे वाला केस है, व्हेन अवे नहीं, सॉरी, टुवर्ड्स द सोर्स। जब वो टुवर्ड्स द सोर्स आ रहा है इसलिए इसको ऐसा लिखेंगे, बट मतलब ये वाला जो फॉर्मूला, जनरलाइज फॉर्मूला क्या हो गया इन जनरल? ये किस वाला केस है? टुवर्ड्स द सोर्स, ऐसे लिख लेता हूं, टुवर्ड्स के लिए है ये। इन जनरल क्या फॉर्मूला बनेगा? इन जनरल एफ डैश इज इक्वल टू होगा v प्लस माइनस वी नॉट अपॉन v इंटू एफ। अवे टुवर्ड्स दोनों कंसिडर कर लिया मैंने, माइनस किसके लिए आएगा? अवे के लिए, मैंने जल्दी में आपको बता दिया। अब इसमें जो समझने वाली बात यह है, जो मैं आपको फॉर्मूला लर्न करने की टेक्निक सिखाऊंगा उसको समझना है आपने अच्छे से इस बात को समझना है, और उसके बेसिस पे आपको 2-3 एग्जांपल्स दूंगा जिससे आपको बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी कि क्या बात हो रही है। सोर्स, ऑब्जर्वर, जब भी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम होने लगेगा, चाहे ऑब्जर्वर मूव करे या सोर्स मूव करे, जब भी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम होगा फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। जब भी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम होगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। अब सिंपल फॉर्मूला याद करना कितना सिंपल हो गया। अगर मैं सोर्स का केस लूं, व्हेन सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर विद वेलोसिटी vs, व्हेन सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर को स्टेशनरी मान लो अभी, ठीक है। तो व्हेन सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, तो vs क्या लिखेंगे हम? फ्रीक्वेंसी f डैश इज इक्वल टू क्या होगा? फ्रीक्वेंसी ने बढ़ना है, और सोर्स के कारण जब भी चेंज आता है तो डिनोमिनेटर में आता है। एक बात क्या, इसमें f डैश इक्वल टू क्या होगा? दैट विल बी, डिनोमिनेटर में चेंज आएगी तो v अपॉन v। अब प्लस है या माइनस है, बस ये टेंशन है। तो हमें मालूम है कि ये टूवर्ड्स जा रहा है, यानी डिस्टेंस कम कर रहा है। सोर्स डिस्टेंस कम करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, और बढ़ी तब सकती है अगर डिनोमिनेटर छोटा करें हम, तो v माइनस वी एस इंटू एफ होगा। इट इज एज सिंपल एज दैट, कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर। एक और केस उठाते हैं, ये सोर्स ले लिया, ये ऑब्जर्वर ले लिया। अगर आप बताओ, अब ये ऑब्जर्वर मान लो इस तरफ जा रहा है विद वेलोसिटी वी नॉट। अगर आपसे पूछे कोई, तो फॉर्मूला कोई याद करने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू रिमेंबर दैट। फ्रीक्वेंसी कम होगी या बढ़ेगी? कम होगी। ऑब्जर्वर है या सोर्स है? ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर है तो इसका मतलब यह हुआ कि न्यूमरेटर में चेंज आएगा, तो एफ डैश विल बी इक्वल टू, न्यूमरेटर में चेंज आने वाला है, इसलिए v प्लस होगा या माइनस? माइनस होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी को कम होना है, न्यूमरेटर को कम होना पड़ेगा, तो इसलिए ये आंसर आ गया v इंटू एफ। दिस इज सो सिंपल। अब मैं एक एक्सट्रीम केस लेता हूं, अलग सा केस लेता हूं। ये देखो, ये लेता हूं, ये एस लिया, ये थोड़ा सा ध्यान से करना है हमें। ये जा रहा है, अब दोनों को मूव करवा रहा हूं, ये जा रहा है वी एस के साथ और ये जा रहा है वी नॉट के साथ। इस तरफ उल्टा कर देते हैं, पहले भी ले लिया ना, ये इसको ले जाते हैं इधर वी एस के साथ और इसको ले जाते हैं इधर वी नॉट के साथ। ठीक है, अब बताओ एफ डैश किसके बराबर होगा? इस बार न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के कारण चेंज आएगा, लेकिन कैसे लिखना है उसको समझना है। जो सोर्स है वो ऑब्जर्वर से भाग रहा है, दूर भाग रहा है, दूर भाग रहा है, यानी डिस्टेंस ज्यादा करने की कोशिश कर रहा है। तो ज्यादा करने की कोशिश कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी, कम होगी तो वी प्लस वी एस आएगा। ठीक है, और न्यूमरेटर में
ऑब्जर्वर के कारण चेंज आएगी। और ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, ऑब्जर्वर सोर्स के पास जा रहा है, वो डिस्टेंस कम करने की कोशिश कर रहा है, कम करने की कोशिश कर रहा है, तो वो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की तरफ काम करेगा। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की तरफ काम करेगा, तो V प्लस VS आएगा इनटू क्या F, दोनों चीज़ें आ गई, ये O आएगा, दोनों चीज़ें। एक और केस लेता हूँ फिर और अच्छे से अंडरस्टैंड करो। सोर्स ऑब्जर्वर, अच्छे से अंडरस्टैंड करना इन बातों को, ठीक है। ये इधर चले जाओ, ये भी इधर ले आओ, चलो ये भी केस भी कर लेते हैं। ये V0, ये VS, कुछ ही याद नहीं करना, याद नहीं करना, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करो। क्या ये आगे F डैश इक्वल टू क्या होगा, क्या होगा F डैश इक्वल टू, देखो सोर्स क्या कर रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, ऑब्जर्वर भी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि दोनों डिस्टेंस कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सोर्स के कारण डिनोमिनेटर पे असर डालो, यस ये लो, क्योंकि डिनोमिनेटर कम होता है तो वैल्यू बड़ी आती है, इसलिए माइनस करना पड़ेगा। न्यूमरेटर में प्लस आएगा, क्योंकि दोनों फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए ये आंसर आएगा। क्योंकि दोनों डिस्टेंस कम करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए ये आंसर आएगा। इसलिए प्लीज़ इसको अपनी लैंग्वेज में ज़रूर लिख के रखना। मैं एक और केस लेता हूँ और आपको लास्ट केस ये ले रहा हूँ, और अब आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जानी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। ये इधर ले लो, ये V0 ले लो, ये VS ले लो, ये S है, ये O है। अब बताओ F डैश इक्वल टू क्या आएगा, देखो क्या होगा। सोर्स के कारण जब भी चेंजेस आती हैं तो डिनोमिनेटर में आती हैं, और ऑब्जर्वर के कारण आती हैं तो ये लो, पहले V0 लिख दो, इधर VS लिख दो। ये तो है ही है, ये तो है ही है, न्यूमरेटर में ही आएगा हर बार V0, और VS जो आएगा डिनोमिनेटर में ही आएगा 100%। अब सिर्फ क्या देखो, सोर्स क्या कर रहा है, डिस्टेंस कम करने की कोशिश कर रहा है, यानी वेलोसिटी यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो बढ़ेगी तब जब ये माइनस आएगा। जो ऑब्जर्वर है वह दूर जाने की कोशिश कर रहा है, यानी फ्रीक्वेंसी कम करने की कोशिश कर रहा है, और फ्रीक्वेंसी कम करने के लिए आपको न्यूमरेटर को कम करना पड़ेगा, तो इसलिए माइनस आएगा, और यहाँ पे F डालना ही डालना। तो इस तरह के ये फॉर्मूलाज हैं, कैसे याद रखने हैं ये आपको समझ आ गई। हमने जो जो चीज़ें इसके अंदर डिस्कस करनी थी, कि इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसको हमने अंडरस्टैंड किया, ये था आपका डॉपलर इफेक्ट, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।